नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पता है कि प्राचीन भारत एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत किसे कहते हैं। जैसे कि आपने जनरली क्वेश्चनों में देखा होगा, क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होती होगी कि यार क्या प्राग ऐतिहासिक काल है, क्या आदि ऐतिहासिक काल है, क्या ऐतिहासिक है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं और आंसर लगा देते हो। कभी कभार देखा होगा हम लोग के आंसर्स गलत भी हो जाते हैं। आज हम लोग पूरा डीप में समझेंगे कि प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या सोर्सेज हैं। अब हम लोग डालते हैं प्राचीन भारत। जनरली देखा जाए तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब जाहिर सी बात है लिखित जानकारी नहीं मिलती है तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता जब लिखित ही नहीं जानकारी मिली है। सेकंड आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी हमको लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के हमें लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन अभी तक उसको नहीं पढ़ा जा सका है। और थर्ड आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसके हमको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि हमारी अभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। अब हमारा आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट दिस पाषाण काल, सेकंड ताम्रकाल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल। जो पाषाण काल है इसको भी जनरली 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसका जो समय अवधि है ये है 25 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। यानी कि पूरा प्रागैतिहासिक काल 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब हमको पढ़ना है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसकी जानकारी हमको कैसे हुई। तो इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वो अवशेषों से प्राप्त हुई है। तो जो अवशेष थे, तो अवशेष से कैसे पता चला कि ये कितने साल पुराने हैं। तो एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, C14। जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है उसी से हम लोग, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1863 जॉर्ज ब्रूस फुट द्वारा की गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। हम लोगों ने पढ़ा 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। जो ताम्र काल है ये है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। अब हम लोग जानते हैं जो पाषाण काल है इसका नाम पाषाण क्यों पड़ा। आपको पता होगा पाषाण यानी पत्थर का काल। पाषाण काल, प्रस्तर युग, पत्थर का काल। पाषाण काल को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट पुरा पाषाण काल, नंबर सेकंड मध्य पाषाण काल, नंबर थर्ड नव पाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल आपने क्लास 6 में अपने जर्नली एकेडमिक में याद हो तो हम लोगों को इतिहास में पहले आदि मानव के बारे में पढ़ाया जाता था कि आदि मानव जंगल में रहता था, पेड़ में रहता था और वो मांस खाता था, इधर से उधर घुमा करता था, उसके पास कोई काम धाम नहीं था। तो वो हमारा था पुरा पाषाण काल। एकेडमिक की बुक्स में भी देखा होगा सबसे पहले आदि मानव ही बना रहता है। तो आदि मानव जो था वो हमारा आता है पुरा पाषाण काल में। तो जो पुरा पाषाण काल में ही आदि मानव था और ये खाद्य संग्राहक था और आग की खोज हमारी पुरा पाषाण काल में ही हुई है। जो पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव था इसके औजार काफी बड़े और बेडोल हुआ करते थे, जिसमें कुल्हाड़ी और खंडक मेन था। इसमें चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं लेकिन जो पुरा पाषाण काल के बिल्कुल अंत में हमको चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। अभी वर्तमान में जानेंगे जो पुरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हमें किस किस स्थान से मिले हैं। तो पुरा पाषाण काल के जो हमें अवशेष मिले हैं, नंबर फर्स्ट कश्मीर से मिले, नंबर सेकंड राजस्थान के थार से मिले, नंबर थर्ड भीमबेटका से मिले। भीमबेटका जो कि MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नंबर 4 मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर से रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन ये जरूर आता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल इजी है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर कहाँ स्थित है, यूपी। जाहिर सी बात है मिर्जापुर के बारे में कौन नहीं जानता, देखी होगी सीरीज शायद आपने, वेट भी हो रहा होगा कि कब आएगा थर्ड पार्ट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल की शुरुआत ही होती है पशुपालन से। आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था। जाहिर सी बात है, सबके दिमाग में होगा कुत्ता। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहला पशु जो कुत्ता था वो किस काल का था, तो वो मध्य पाषाण काल का था। अभी हमने पढ़ा जो पूरा पाषाण काल के औजार थे वो काफी बड़े बेडोल थे, लेकिन समय के साथ साथ छोटे होते गए। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण के जो औजार थे वो छोटे औजारों को प्रयोग में लाने लगे, यानी कि उनका दिमाग भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इसके जो वर्तमान में हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं प्रमुख स्थल, वो है राजस्थान का बागौर जिला, एमपी, गुजरात, यूपी, मुंगेर मुंगेर बिहार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। जनरली क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, यूपी पैट, जनरली जितने भी आप ट्रेडिशनल एग्जाम्स के देखेंगे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब क्या है कि जो नवपाषाण काल में जो मेन स्थल है वर्तमान, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से हमें क्या साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जौ के मिले थे, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमको मेहरगढ़। अब इसमें क्वेश्चन हमारा बनेगा, गेहूं जौ के साक्ष्य हमें कहां से मिले थे, तो गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले थे, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। अब आता है चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। दिस चावल यानी कि राइस के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे, ये कोल डिहिलवा से मिले थे। कोल डिहिलवा क्षेत्र जो कि यूपी में स्थित है। और नवपाषाण काल में जो औजार थे ये हड्डियों के औजार का प्रयोग करने लगा था। इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे, बिहार से, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चिरान से मिले थे। अब हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आता हम लोगों का ताम्रकाल। इसको हम ताम्रकाल में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला धातु था तांबा। जाहिर सी बात है, हम लोगों को तांबा मिला तो इसी के लिए इसका नाम रख दिया ताम्रकाल। लिखना अभी भी नहीं जानते थे, ताम्रकाल में तांबे के औजार बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या था, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आदि ऐतिहासिक काल, जिसको लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिक इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक काल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके शायद जहां तक मुझे याद है यूपी पैट में इसका 5 नंबर का वेटेज है, शायद, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन 5 नंबर का वेटेज है। आदि ऐतिहासिक काल। अब इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि हाथी घोड़े के साइंस थे, सिंबल्स थे, और इस लिपि को दाएं से बाएं पढ़ा गया। अभी जो हम लोग प्रेजेंट में हम लोग देखो हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ये दाएं से बाएं पढ़ी गई है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921, यानी कि 1921 में सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी सन जॉन मार्शल की नेतृत्व में 1921 में। फिर हड़प्पा सभ्यता थी, ये इसको हम लोग काश युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। मुख्य विशेषता क्या है, ये जो थी ये एक त्रिभुजाकारी सभ्यता थी। अभी मैं आपको मैप से दिखाऊंगा कि ये कैसे त्रिभुजाकारी थी। जैसे कि आप यदि पूरब से पश्चिम जाएंगे, हमारा पूरब में पड़ता आलमगीरपुर यूपी में है, सुत कांगडोर जो कि पाकिस्तान में, यानी पूरब से पश्चिम हो गया आलमगीरपुर से सुत कांगडोर। उत्तर से दक्षिण मांडा कश्मीर से दैमताबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मांडा जो कि कश्मीर में स्थित है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो, ये जो मोहनजोदाड़ो, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि ये जो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, ये क्या हुआ था, 1857 की बात है। 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन को 2 प्राचीन नगर मिले। कौन से 2 प्राचीन नगर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता चला। हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के तट पर था।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई जो कि हमारे एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। आगे चलिए, आगे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियां तथा सड़कों का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता एक नगरी शैली थी, यानी कि वहां पे नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। समझिए, जो आज के टाइम में जो हम लोग ईंटों का प्रयोग करते हैं, उस टाइम पे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन बनता है हमारा, लोथल किस स्टेट में स्थित है? लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि बहुत ही बंदरगाह यानी कि जहाँ पे शिप पोर्ट्स वगैरह आके रुकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, ये भी मोहनजोदाड़ो में है। कांस्य से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो आपको ये सीन लास्ट का याद आ रहा होगा, जब बाढ़ आती है तो फिर लास्ट में मूर्ति डांस करती हुई जाती है, यानी कि मोहनजोदाड़ो से ही वो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये भी जाहिर सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कृषि और पशुपालन थी। ठीक है, कृषि भी था और पशुपालन भी था। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे के साक्ष्य नहीं मिले थे, यानी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया था? कपास का उत्पादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको एक ऐसी टेस्ट लेता हूं, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया। जाहिर सी बात है, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद अब बता देंगे कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। यानी कि रावी नदी के तट पर। आपने कर दिया होगा मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा था, सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ 6 को नगर माना गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ 6 को नगर माना गया है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चंदहुदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो भारत में है, भारत के गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में है। बनवाली हरियाणा में है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग आभूषण का यूज करते थे, मेल और फीमेल दोनों। यह समाज मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि माता से चलती थी, मात्र सत्तात्मक थी। जैसे कि वर्तमान में हम लोगों का पितृ सत्तात्मक है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले आपका नाम, फिर पूछते हैं आपके पापा का नाम। तो लेकिन ऐसा नहीं था वहां पे। समझिए, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन उस टाइम पे इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको नालियों का ज्ञान था। ग्रिड पद्धति पे इनकी नालियां थी, सड़कें थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी। जल प्रबंधन इनका बहुत अच्छा था। जो इनके मुख्य द्वार होते थे वो आगे से ना खुल के बैक साइड पे खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। ये अपने मनोरंजन के लिए पशु लड़ाई कराते थे, पासा खेल खेलते थे, नृत्य करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, कृषि। और इनकी मुख्य फसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं और जौ। व्यापार इनका था वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आपने 6-7 में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। एक वस्तु को देके दूसरी वस्तु, जैसे कि इन्होंने हमको कुछ गेहूं दिए, उसके बदले में हमने इनको चावल दे दिए, दाल दे दी। इन्होंने हमको कोई मूर्ति दी, उसके बदले में हमने भी इनको कुछ दूसरी दी। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक दूसरे की वस्तु को एक्सचेंज करके हम लोग पढ़ते थे। तो यानी कि जाहिर सी बात है, आपको काफी हद तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल गया होगा। प्राचीन भारत क्या है, एक मैं आपका क्विक रिवीजन करता हूं। प्राचीन भारत जिसको कि 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राचीन भारत जिसकी लिखित जानकारी नहीं मिलती, आदि ऐतिहासिक जिसकी लिखित भी है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ऐतिहासिक जिसकी लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।